In the previous class we were discussing, is my screen is visible to you? Yes, sir. Okay. So in the previous class we have discussed about this one that in VI graph we are taking the consideration of VI graph, that in VI graph the more the angle with I, more will be the resistance. That I have explained you here, that because in VI graph में आपको पता है कि slope of the line gives you the resistance and it is always a straight line that will be passing through the origin. ओके तो जो origin से पास करती है, क्यों? बिकॉज इस में r इज इक्वल टू v इज इक्वल टू आई आर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं इसको, हम लोग एक लीनियर इक्वेशन के ग्राफ से या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के ग्राफ से या इक्वेशन से हम लोग इसको कंपेयर करते हैं. इफ वी टेक y एक्सिस पर v लेते हैं और x एक्सिस पर हम लोग i लेते हैं और इसमें प्लस जीरो कर देते हैं जिसमें c की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा. And this graph is starting from origin, we'll consider it as that this will be graph means if the intercept is zero, we'll consider here c की value zero है, so this graph will going to be start from this portion. Okay, now moving to the next part is let's consider if I'm talking about let's consider the m, the slope of line को हम लोग consider करते हैं. Okay, तो m यहाँ पर बेटा ध्यान समझना, m यहाँ पर रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. m इज रिप्रेजेंटिंग दी क्योंकि m की जगह पर यहाँ पर r है तो हम लोग बोलेंगे m इज द स्लोप ऑफ लाइन एंड दैट इज रिप्रेजेंटिंग दी r. ओके, तो ये मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था कि वी ग्राफ में जितना i से एंगल ज्यादा होगा उसी को हम लोग कंसिडर करेंगे एंड वी विल कंसिडर इट एज, हम लोग बोलेंगे कि मोर द एंगल विद i मोर विल बी द रेजिस्टेंस. ओके, सो इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस टू statement or that we have done in the previous class? No, sir. Okay, so wait a minute. Okay, तो चलिए हम लोग अभी आगे डिस्कस करना शुरू करते हैं. ओके, सो अभी हमारा जो टॉपिक होगा उसके लिए हम लोग को ओके तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं. ओके बेटा, सो अभी हम लोग के पास जो टॉपिक है आज का, दैट इज द फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस. हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था अभी, दैट वी हैव स्टडीड दैट आर इज इक्वल्स टू वी आई v upon I, we have studied this one. Okay, r is equals to v upon I and अभी हम लोग को पढ़ना है कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं. ओके, और मैंने आपको बताया भी था कि रेजिस्टेंस क्या होता है. रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर जिसकी वजह से वो मना करता है यानी अपोज करता है किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से. ओके, जैसे मैंने बोला था कि जब कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शंस, दे स्टार्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शंस, और ये एक डिसिप्लिन मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का जिसमें वो एक डिसिप्लिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करें ना डिसिप्लिन मैनर में. ओके, लेकिन अगर अगर बेटा ये चाहते हैं कि ये डिसिप्लिन में ना रहे और अपनी रैंडम पोजीशन पर रहे, तो इनको डिसिप्लिन में लाने के लिए हम लोग आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से दे विल स्टार्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग. तो ये हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट इज फ्लोइंग और यहाँ पर नो करंट, यहाँ पर कोई करंट नहीं है. ओके, कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे इफेक्ट. तो ये नहीं चाहते, इलेक्ट्रॉन नहीं चाहते कि वो डिसिप्लिन में रहे. तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस. जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो अपोज करता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट. ये हम बोलेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी करंट को मना करता है फ्लो करने से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कंसीडर्ड इट एज, हम लोग उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं. अब हम लोग बोलेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं. तो अभी हम लोग बोलेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस
of the conductor. Factor affecting the resistance of the conductor. क्या क्या चीजें होती हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस अफेक्ट करती है? तो आप खुद बताइए कि ये मना करता है, रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो अपोज करता है फ्लो होने से। तो सपोज कीजिए आपको पर्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराना है किसी एक कंडक्टर के अंदर। अभी मैंने एक वायर लिया है सेम लेंथ का, और एक वायर मैंने मोटा लिया है, एक वायर मैं एम टेकिंग द थिन वायर। सो बताइए किसमें बिना कोलिजन के, ज्यादा कोलिजन के इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर सकते हैं? इन विच कंडक्टर विदाउट कोलिजन द मोर इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किस में ज्यादा आसानी से फ्लो कर सकते हैं? You will say simply that कि the conductor having the more cross section area or the thick wire. This is the thick wire. तो thick wire में बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन्स बिना कोलाइड के ज्यादा फ्लो कर सकते हैं। ओके, और इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा फ्लो करेंगे हम लोग बोलेंगे उतना ही ज्यादा उसमें करंट फ्लो करेगा। तो we will say that the more the resistance, more the area, lesser will be the resistance. जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। और ये आप खुद भी समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए, कंसीडर कीजिए कि आप एक वायर, एक रोड को कंसीडर कर लीजिए जो एक बड़ा हाईवे है, वहां पर 4 लेन 5 लेन हाईवे है। ओके, और उस पर गाड़ियां तेज स्पीड से चलती हैं एज कंपेरिजन टू दैट द पाथ और द रोड दैट इज थिन, मतलब जो वाइडर नहीं हो ज्यादा, तो वहां पर आपको ज्यादा मतलब परेशानी होती है। तो हाईवे पे गाड़ियां ज्यादा तेज चलती हैं बिकॉज वो बहुत ज्यादा वाइड होता है, बहुत ज्यादा स्पेस होता है, आपस में कोलिजन नहीं हो पाता। अगर पतले रोड पर उतना ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलेंगी तो आपस में कोलाइड कर जाएंगी। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए जितना ज्यादा मोटा वायर होगा उसमें उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से फ्लो करेगा तो विल से दैट की रेजिस्टेंस कम होगी। तो वी कैन से दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जितना ज्यादा वायर, क्योंकि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने में एनर्जी का लॉस होता है, और एनर्जी का लॉस होता है तो उतना इफेक्टिवली करंट दूसरे एंड तक नहीं पहुंच पाता। तो मैं बोलूंगा कि अगर हम लोग को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करना होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वायर अगर बहुत बड़ा होता है तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, बिकॉज कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स अपनी कोलाइजन में या वैसे करके अपनी एनर्जी को लूज करता है। सो सपोज कीजिए अगर मैंने एक छोटा वायर है और मेरे को कोई करंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो अगर मैं एक शॉर्ट पॉसिबल डिस्टेंस को यूज करूंगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में, तो वो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेटर है। सो हम बोलेंगे कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मोर द लेंथ मोर विल बी द, मतलब अगर कंडक्टर बहुत बड़ा है, बहुत लंबी लेंथ का है, ओके, और उसकी जगह पर अगर हम लोग छोटी लेंथ का कंडक्टर ले लें तो वो ज्यादा इफेक्टिवली, सपोज कीजिए मुझे ए से बी में करंट पहुंचाना है, मैं डायरेक्टली एक वायर लेता हूं जो यहाँ से ए से बी पॉइंट को कनेक्ट कर दे, और एक दूसरा वायर मैं ले रहा हूं जो कि दूसरा वायर मैं लेता हूं जो कि बहुत लंबी लेंथ का है। ओके, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि अगर हमारे पास, ओके, अगर मैं कंसीडर कर लेता हूं यहाँ पे कि सपोज कीजिए एक वायर मेरे पास ऐसा है जो बहुत लंबी लेंथ का है, और मैं इसको ऐसे बी से करंट पहुंचा रहा हूँ, तो इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, इसमें उतना करंट नहीं पहुंच पाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं एनर्जी का वेस्ट होता है। जब भी कोई मूवमेंट हो रहा है तो सम ऑफ द एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू दी, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीट में, और बहुत सारी चीजों में लॉसेस होते हैं। तो उसमें करंट उतना ज्यादा नहीं पहुंच पाएगा, इस वे में करंट कम होगा, पहुंचेगा बी पॉइंट पे, इसमें ज्यादा पहुंचेगा अगर सेम थिकनेस का वायर है तो। ठीक है, तो हम बोलेंगे जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही कम, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो मोर द लेंथ मोर विल बी द रेजिस्टेंस। अब इन दोनों को अगर मैं एक साथ लिखता हूं तो आई कैन राइट इट लाइक दिस वे कि R इज इक्वल टू, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इसको मैंने ऊपर रख लिया और नीचे ये लिख लिया। ओके, नाउ यू नो दैट द रेजिस्टेंस हैज अ यूनिट, दैट इज रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है, और लेंथ अपॉन एरिया इज मीटर इनवर्स। लेंथ की यूनिट होती है मीटर और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। ओके, सो आप इन दोनों को एक साथ अगर लिखेंगे तो दैट इज L अपॉन ए की जो यूनिट आएगी दैट विल बी 1 अपॉन मीटर, और यू कैन राइट इट मीटर इनवर्स। सो ये यूनिट अलग है और ये यूनिट अलग है। रेजिस्टेंस होता है R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है, और वी वोल्ट पर एंड पर एम्पियर आप। ओके, तो यहाँ पर ये यूनिट बिल्कुल डिफरेंट है और ये यूनिट बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम लोग बोलेंगे कि
इस कंडीशन में आप इसको इक्वेट नहीं कर सकते, यू मींस यू कैन नॉट राइट इट लाइक दिस r इज इक्वल्स टू l अपॉन a, ये नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, एक ना कोई कांस्टेंट चाहिए होता है हम लोग को। तो जब भी हम लोग इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर, तो हम लोग एक ऐसे रो को लिख देंगे एंड दैट विल बी l अपॉन a। ओके, रो l अपॉन a। So this is the formula for new formula for the resistance, that is r is equals to rho l upon a, where rho is the specific resistance or resistivity of the conductor। ये कंडक्टर की रेजिस्टिविटी है, समझ आया? गॉट इट? Can you समझ आया? explain what is rho again? हाँ, अभी रो को हम लोग डिफाइन करते हैं कि रो और क्या होता है और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो यहां तक सबको समझ आया? यू गॉट इट बेटा, समझ आया? Yes, sir. ओके, वेट अ मिनट। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे मूव करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स मूव फर्दर। ओके, सो नाउ यू अंडरस्टूड दैट r इज इक्वल्स टू रो l अपॉन a। अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड द r, रो और रेजिस्टिविटी का हम लोग डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो द टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन between resistance and resistivity of the conductor दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, चलो उसको समझने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, चलो समझते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस तो मैंने बताया कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट और अपोज करती है द फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस द कंडक्टर। मैं इसकी डेफिनेशन अगर लिखूं तो यू कैन राइट इट लाइक दिस कि रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस, it is the property of the conductor by the virtue of which it opposes the flow of current charge across it। okay, across it। ठीक है, तो क्या होती है रेजिस्टेंस? एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो कि अपोज करती है फ्लो होने से करंट को अपने अक्रॉस। ठीक है, उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन अगर हम लोग समझे, रेजिस्टिविटी, सो बेटा रेजिस्टिविटी देखो, रेजिस्टिविटी की अगर मैं फॉर्मूला निकालूं तो कि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, यहां पर हमारे पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर मैं L की वैल्यू को 1 ले लेता हूं, या मैं इसको ऐसे कंसिडर कर सकता हूं कि resistivity is equals to R, this A will goes to that side and this L will comes down, so this will gives you A upon L। okay, now keeping the value कि अगर मैं एरिया को, if area is equals to 1 मीटर स्क्वायर कंसिडर कर ले हम लोग, और लेंथ को हम लोग 1 मीटर कंसिडर कर ले, लेंथ को हम लोग 1 मीटर कंसिडर कर ले। ओके, तो हमारे पास रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट विल बी रो इनटू 1 अपॉन 1, तो रो इज इक्वल्स टू आर। ओके, रो इज इक्वल्स टू आर के बराबर आ जाएगी। सो हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी क्या है? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर। ये वो रेजिस्टेंस होती है जो कोई कंडक्टर ऑफर करता है, हैविंग अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ 1 मीटर। जब किसी एक कंडक्टर को आप 1 मीटर
उसकी लेंथ को कंसीडर कर लें, उसकी 1 मीटर उसकी लेंथ कंसीडर कर लें, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिससे वो पास कर रहा है उसको आप 1 मीटर स्क्वायर कंसीडर कर लें, तो तब उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या होगी, मैं लिख देता हूं यहां पर, इट इज द रेजिस्टेंस, it is the resistance of the conductor having cross section area of 1 meter square, and it is the resistance of the conductor having the cross sectional area of 1 meter square and length 1 meter. तो डेफिनेशन में हम लोग ने यहाँ पे कर दिया है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर जब किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा और उसकी लेंथ 1 मीटर होगी, तब उस वक्त जो उसकी रेजिस्टेंस होगी उसको हम लोग रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। अब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे सपोज कीजिए कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप मार्केट गए और आपसे मैंने पूछा कि आप एक मार्केट में गए और एक वेजिटेबल या फ्रूट सेलर के पास गए, उससे आपने पूछा कि व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ एप्पल। सो उसने बोला कि इट इज 100 रुपीज पर केजी, 100 रुपीज पर केजी, ओके। एंड इफ यू बाय 3 kg एप्पल, सो हाउ मच इट कॉस्ट टू यू, कितना कॉस्ट होगा, बोलिए, हाउ मच विल इट कॉस्ट टू यू? Where are you, beta? Both of you, I'm asking. Sir, can you repeat the question? I'm asking कि you went to a fruit seller, और फ्रूट सेलर के पास जाने के बाद आपने उससे पूछा कि बताइए कि मतलब आपने आपने उससे पूछा कि एप्पल्स किस रेट से हैं, तो उसने बोला कि 100 रुपीज पर केजी। एंड इफ यू बाय 3 kg एप्पल, तो आप कितना पे करेंगे उसे? 300. कितना पे करेंगे? 300. 300 ना, ओके, 300 रुपीज। और अगर आपने ½ kg एप्पल लिए तो 50. मतलब 300 रुपीज पे करेंगे, और अगर अगर आपने ½ kg एप्पल लिए तो 50. 50 रुपीज। Do you think that the cost per kg apple is changing if you buying 3 kg apples and the ½ kg apples? Cost per kg चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। कॉस्ट पर केजी इज फिक्स्ड, कॉस्ट पर केजी इज फिक्स्ड, कि जब आप 1 kg एप्पल लेंगे तो उसके लिए आप 100 रुपीज पे करेंगे, ये फिक्स है पर केजी। अब अगर आपने 3 kg लिए, देन you have to pay the 300 rupees, but still the cost per kg is fixed. ऐसा तो नहीं है कि आपने 3 kg एप्पल ले लिए तो उसका कॉस्ट पर केजी इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, नहीं हो सकता ना। सो यहां पर भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है कि रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर जब आपने उसको 1 मीटर नंबर लिया, मतलब यू हैव टेकन इट्स लेंथ एज 1 मीटर एंड दैट इज उसकी लेंथ आपने 1 मीटर ली है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो। उस वक्त जो रेजिस्टेंस उस कंडक्टर की होगी, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी। अब अगर आपने ½ मीटर का ले लिया वायर, सपोज कीजिए आपने कॉपर का एक वायर लिया, एंड यू हैव टेकन अ वायर ऑफ कॉपर, ओके, एंड दैट इज 1 मीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया उसका 1 मीटर स्क्वायर है और उसकी लेंथ 1 मीटर है, सपोज कीजिए 1 मीटर उसकी लेंथ है। तो आपने इसकी जो भी रेजिस्टेंस कैलकुलेट की, सपोज कीजिए रेजिस्टेंस यू हैव कैलकुलेटेड इज एक्स ओम इसकी रेजिस्टेंस आई है, ओके, जो भी ये वायर है उसकी रेजिस्टेंस एक्स ओम है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे ये इसकी रेजिस्टिविटी है। अगर सपोज कीजिए आपने इसकी लेंथ को हाफ कर दिया, यू हैव टेकन दिस लेंथ एज ½ मीटर नाउ, तो इसकी रेजिस्टिविटी हाफ नहीं होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन में फिक्स है कि वो रेजिस्टेंस जब 1 मीटर स्क्वायर होगा एरिया,
और लेंथ 1 मीटर होगी, तब जो रेजिस्टेंस होगी उसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलेंगे। तब आप रेजिस्टिविटी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, इसकी रेजिस्टिविटी इज फिक्स। उसके लिए आपको यू कैन नॉट इंक्रीज द डायमेंशन और डिक्रीज नहीं कर सकते आप, ना ही तो आप उसकी लेंथ को 1 मीटर से ज्यादा कर सकते हैं। आपको 1 मीटर लेंथ लेनी है और आपका 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है, तो उस वक्त जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। समझ आया? ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सपोज कीजिए कि मोलर मास आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि मोलर मास ऑफ सोडियम, मोलर मास ऑफ सोडियम होता है 23 ग्राम्स, 23 ग्राम्स। अगर आपने अब हाफ मोल लिए हैं या आपने 2 मोल्स अगर आपने लिए हैं, तो मोलर मास चेंज नहीं होगा, क्योंकि मोलर मास इज फिक्स, दैट इज 6.022 into 10⁻23 एटम्स का जो मास होगा उसको हम लोग मोलर मास बोलेंगे। अगर आपने 3.022 into 10⁻23 एटम्स ले लिए हैं, तो उससे मोलर मास चेंज नहीं होगा। आप उसी के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं कि हाँ उसका जो मास होगा उसका आधा होगा, क्योंकि ये अब आधे एटम्स है, लेकिन मोलर मास इज फिक्स, दैट यू आर नॉट गोइंग टू चेंज। तो इसी तरह से रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर चेंज नहीं करती, क्योंकि बाय डेफिनेशन उसमें आपको लेना है कि रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस जब कोई कंडक्टर 1 मीटर लेंथ का हो और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो ये हम लोगों ने सारे वायर को लिया, कॉपर का वायर लिया हमने, एल्यूमिनियम वायर लिया हम लोगों ने सिल्वर का वायर लिया, और सबका 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया रखा और सबको हमने 1 मीटर लेंथ रखा, और उसकी जो रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट की उस वक्त, वो जो रेजिस्टेंस आई वो रेजिस्टिविटी हो गई कंडक्टर की। अब आपने उसको पतला किया, कुछ भी किया, तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी मेजर ही तब होती है जब आपने लेंथ को 1 मीटर लिया हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो। ये तभी उस वक्त जो रेजिस्टेंस आएगी उसी को हम लोग रेजिस्टिविटी बोलेंगे। अगर आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया नहीं ले रहे हैं और आप 1 मीटर लेंथ नहीं ले रहे हैं, तो उसका मतलब यू आर नॉट कैलकुलेटिंग द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि रेजिस्टिविटी के लिए बाय डेफिनेशन वो रेजिस्टेंस है जब आपने लेंथ को 1 मीटर लिया हो और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो वायर का, या जो भी आप जिसका भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं। समझ आया बेटा? Yes, sir. इज देयर एनी डाउट? No. No, sir. तो हम बोलेंगे यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे कि रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डू नॉट डिपेंड ऑन लेंथ and cross section area and cross section area। आप अगर इसको बढ़ाओगे या घटाओगे तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। हाँ, अगर आपने वायर को ही चेंज कर दिया, आपने एक बार कॉपर वायर लिया, उसकी जगह पर आपने आयरन का वायर ले लिया, तो रेजिस्टिविटी आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉपर वायर को अगर आप 1 मीटर लेते हो और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर रखते हो, और आयरन का वायर लेते हो उसको भी 1 मीटर लेंथ लेते हो, उसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर रखते हो, तो दोनों की रेजिस्टेंस अलग अलग आएगी, क्योंकि दोनों की नेचर मटेरियल में अलग अलग, कंडक्टिविटी डिफरेंस अलग अलग है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, तो ओके, यहाँ पर आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डू नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी सिर्फ नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करती है, ये आपको इंपॉर्टेंटली इसको लिख लेना है। अच्छा, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, सो आपको पता है कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, ये रेजिस्टेंस का फार्मूला है। तो हम लोग बोलेंगे कि रो हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, और आर इंटू ए अपॉन एल। तो अब सबकी यूनिट रखते हैं यहाँ पर, हम लोग कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस की यूनिट होती है हमारे पास ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ इज मेजर इन मीटर। तो व्हेन यू कट इट दिस वन, तो यू विल गेट द यूनिट एज रो की यूनिट आएगी ओम मीटर। ओके, सो द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम मीटर दैट इज डिनोटेड बाय, इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। गॉट इट? कॉपीड दिस वन? Sir, resistance or resistivity? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस समझ आया आपको? Yes, sir. अगर नहीं समझ आया तो फिर से पूछ लो। No, sir, I got it. You have written all this? Just a minute, sir.
When you copy it, please let me know. Okay. Sir, done. Done. Okay. So here's a question for you. Write down the question that what will be the new resistance of the conductor if its area is doubled and length is halved. Okay. So here's a question on your screen, and use this formula R is equals to rho L upon A, where rho will remain constant. Find out the new R. ट्राई कीजिए, सिंपल। आप क्या करेंगे इसमें, R इज इक्वल टू मान लेते हैं कि नई रेजिस्टेंस R डैश है, रो को आप रो ही रखिए, लेंथ इस बार आपकी L/2 हो चुकी है, लेंथ इज हाफ, एंड एरिया इज डबल्ड, एरिया इज 2A. Okay, now put this half along this side, you can write it rho L by half. Okay, and then put this 2A here. Okay, or you can write it is being divided by 2A. Okay, now you know very well that this 2 and this 2 will get multiplied here, or you can write it like this way, that 1/2 rho L is being divided by 2A, and you can write it 1/2 rho L into, you can consider it 1, and this will be 1/2A, and that will be 1/2 rho L into 1/2A. Okay, and this will going to multiply here, you will get here 1/4
rho L upon A. Okay. So you can write here 1 upon 4 rho L upon A. Okay. And this is the original rho L upon A is actually the original resistance. Okay. This is the original resistance that we know. So we can write here that R new will be equivalent to 1 upon 4 times the original resistance. Okay. So it will become 1/4. Got it? Clear? Got it, sir. Got it? Okay. So do the next one. I'm going to give you what would be the new resistance. What will be the new resistance of the conductor when its radius is half and its radius is half. Okay, and length is doubled, is also half. Okay, length is also half. Okay, so radius भी half कर दिया गया है और length को भी half कर दिया गया है. Use this formula. R is equals to rho L upon area. You can write here pi R square. Use this formula and solve it. Done. नहीं हुआ बेटा. Sir, Are you doing. getting the answer? You can write here that R is equals to rho L is L, and here L is actually half. So you have to write here L by 2 divided by pi. Pi is same, and here this is R. R is half. R is also half. So you can write here R by 2. Don't write it like this way. You have to write it like this way, whole square. Okay. And when you open this one, this will be like this. Okay. Put R is equals to like this. And you can put, you can write here that half into rho L divided by pi R square by 4. And bring this 4 to this side. You will write here half into rho L is being divided by pi R square by 4. So half into rho L into this will reciprocal. So you will write here 4 upon pi R square. You can cut this one, you get 2 here. So you can write here 2 bracket 2, bring this 2 to that side. Okay. So you can write here 2 rho L upon pi R square. And this one is actually original R, original value of R, that is we have written here. So this one you can write here, that is
2 into R. So new R will be 2 times the R. Okay. Got it? Got it, sir. Got it? Okay. So copy this one, please. Copy this one. Okay, done. Done, sir. Okay, moving to the next question is, let's move here that if we consider this one, that if we are considering हम लोग consider करते हैं. Okay. What will be the new resistance? What will be the new resistance of the conductor when it is stretched twice its length. अगर आपने इसको स्ट्रेच कर दिया और स्ट्रेच करके ट्वाइस इट्स लेंथ, सो आपको पता है कि जब आप किसी कंडक्टर को स्ट्रेच और डबल में फर्क होता है. अगर वर्ड यूज किया गया कि इट इज डबल, तो डबल का मतलब होता है कि ये आपने लिया एक मार्केट से लेकर के आए और आपने उसके ऊपर एक और यहाँ पर ऐसे डबल कर दिया. डबल इट्स लेंथ वर्ड लिखा हुआ होगा. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको डबल कर दिया. लेकिन जब आप किसी एक वायर को स्ट्रेच करते हैं, तो स्ट्रेच करने पर सपोज कीजिए वो आपका वायर थोड़ा मोटा सा है, तो जब आप उसको डबल इट्स लेंथ करेंगे स्ट्रेच करके, देन द स्ट्रेच वायर विल बी गोइंग टू बी अ सम थिनर वायर, वो थोड़ा पतला हो जाएगा. ओके, गॉट इट? समझ आया बेटा? तो यहाँ पर एरिया भी कम होगा और साथ में क्या चीज कम होगा, उसका मतलब लेंथ भी बढ़ जाएगी ना. जब हम लोग एक फिक्स वायर को स्ट्रेच करते हैं, डबल नहीं कर रहे हैं उसको स्ट्रेच करके, तो स्ट्रेच करने पर वो पतला हो जाता है, इट बिकम थिन. और थिन करने पर आपको पता है रेजिस्टेंस बढ़ती है. सो हम लोग को एक चीज कांस्टेंट, हम लोग को एक चीज पता है कि इस वायर को अगर मैंने इस वायर में कन्वर्ट किया है, तो व्हाट इज द थिंग दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, एंड दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम remain constant. Okay, volume of the wire will remain constant. Volume of this wire and volume of B wire both will be constant because you have stretched to its double length. वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा. तो ध्यान से समझना बेटा, मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था R इक्वल्स टू रो L अपॉन A. अब आपको पता है कि वायर को हम लोग कंसीडर करते हैं कि वो सिलेंड्रिकल वायर है, पतला सा, जिसकी रेडियस एरिया ऑफ बेस इज पाई आर स्क्वायर. उसकी अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइट मतलब लेंथ. ओके, तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर एच. और पाई क्या है? पाई आर स्क्वायर इज एरिया और एच इज दी लेंथ. सो अगर मैं इस जगह पर एरिया को, किसी भी जगह पर आप देखेंगे कि अगर हम लोग एरिया ऑफ बेस से लेंथ की मल्टीप्लाई कर देते हैं या हाइट की मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज कीजिए ये लेंथ है इसकी, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है और ये पीछे में इसकी ब्रेथ है. तो अगर मैं लेंथ एरिया ऑफ बेस को लेंथ इंटू ब्रेथ की अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं, इफ आई एम कंसीडरिंग दिस हाइट, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा, इस क्यूबाइड का वॉल्यूम हो जाएगा. सो किसी भी एरिया ऑफ बेस को अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं जनरली, अगर वो यूनिफॉर्म बॉडी है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो उसका वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा. तो आई कैन मल्टीप्लाई दिस एरिया विद लेंथ, और ये अब वॉल्यूम कन्वर्ट हो चुका है. लेकिन अभी मैंने इसको लेंथ से मल्टीप्लाई किया है, तो फॉर्मूला को सेम रखने के लिए मेरे को ऊपर भी एल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो वर फॉर्मूला विल बिकम R is equals to rho L square by V, where V is the volume of the conductor. अब आपने उसको स्ट्रेच किया है, तो वॉल्यूम यानी ऑक्यूपाइंग कैपेसिटी या मटेरियल वॉल्यूम क्या है, जितना मटेरियल स्पेस लेता है उसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं. तो यहाँ पर वॉल्यूम उसका सेम रहेगा, जितना ये वॉल्यूम है उसको आप कितना भी मोटा कर लीजिए चाहे डबल कर लीजिए, वॉल्यूम सेम रहेगा. तो वॉल्यूम इज गोइंग टू बी कांस्टेंट एंड रो इज आल्सो बीइंग कांस्टेंट. सो अभी यहाँ पर बोल रहा है तो R इज इक्वल्स टू रो. अब यहाँ पर बोल रहा है कि डबल कर दिया गया है स्ट्रेच करके, स्ट्रेच वर्ड यूज किया गया है, तो आप उसको
2l² कर दीजिए यहाँ पर अपॉन v, तो कांस्टेंट ही रहेगा, v तो चेंज नहीं होगा पहले वाले में और बाद वाले में भी। सो आप इसको लिख सकते हैं रो, एंड देन दिस विल यू कैन राइट हियर 4l² by v. Now you can write here, bring that 4 to this side, you can write 4 rho l upon l² by v. And now this is original r, so you can write here r dash is equals to 4 times the r. Okay, got it? Got it, sir. Got it? Is Yes. there anyone who किसी को समझ में नहीं आया तो बेटा सही है, and you both understood? Got it, sir. Okay, please copy this one. Done, sir. Done? Yes, sir. Okay. Okay. So this type of questions you have done, you need to done. So wait a minute, or let me find out some important questions for you. Is this screen, white screen, is these questions are available on your screen? Yes, they are visible, sir. दिख रहा है ना? Okay. So here is the question. This question number 16 we have done. And what would be the answer of this second part? B. A wire of length L and resistance R is stretched to double. How its resistance change? Resistance we have calculated that it will be the 4 times. And the resistivity change? Resistivity change will be? Resistivity. There will be no change because resistivity is fixed. Okay. Okay, sir. Resistivity is fixed. So okay. Okay, let's do some important questions. Here we have the electrical resistivity of few material is given to you, that is an ohm meter is used for heating.
Do question number 13. Here, do question number 13. Try to solve it. Okay, do question number 13. 13 पार्ट को सॉल्व कीजिए. What is being said in the question? That the two metallic wire A and B are connected in parallel. A wire A has a length L and radius R, and wire B has length 2L and radius 2R. Compute the ratio of the total resistance and the resistance of the wire A. So अभी आपको पैरेलल वाला तो कॉम्बिनेशन मैंने नहीं पढ़ाया ना, तो इसको करने देते हैं. टोटल रेशियो से कंपेयर करना है, तो इसमें कोई आसान सा क्वेश्चन मिल जाए जो आपके लिए सही हो. Alternating current, we have done this one. Okay, tell me in question number 6, which one is going to have the higher resistance in question number 6? A. A is going to have the higher resistance. Uh, This is not the IV graph, this is the VI graph. Sorry, this is not the VI graph, this is IV graph. So we have to measure the I from angle theta from always from I. So B, more the theta, more will be the resistance. So here in this case, we are going to measure here. Okay. So here we will consider that B is going to have the higher resistance because the theta 1 is greater than theta 2. Okay. got it, sir. Okay. Name the substance whose resistance, अच्छा substance, so conductor. एक क्वेश्चन था परसेंटेज वाला क्वेश्चन कहाँ गया? Do question number 16, this one. An electric wire is stretched to increase its length by 25%. What will be the resistance increase and the increase in the resistivity? देखो resistivity में तो कोई difference नहीं आने वाला, तो उसको तो बिल्कुल कुछ भी करें, stretch करें उसको, चाहे कुछ भी करें, इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा, no change. लेकिन resistance में कितना increase होगा ये आपको calculate करना है. तो कैसे calculate करोगे इसको? सपोज कीजिए कि एक वायर है, उसकी लेंथ को आपने 25% इंक्रीज कर दिया. सो अगर पहले रेजिस्टेंस की R थी, तो अब 25% इंक्रीज होने के बाद 1/4 R उसमें इंक्रीज हो गया, पहले उसमें R पहले से था, तो दैट वुड बी दी 5/4 R. ये समझ आया कैसे हुआ? कि कोई एक, चलो मैं ऐसा समझाता हूं कि पहले कोई एक वायर है, चलो मैं ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एक वायर है जिसकी लेंथ R है, जिसकी लेंथ L है और रेजिस्टेंस R है. अभी आपने इसको स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच करने पर और 1/4 स्ट्रेच कर दिया है, तो अगर इसकी लेंथ L है तो न्यू लेंथ कितनी होगी? तो ये तो इसकी ओरिजिनल लेंथ हो गई L, और स्ट्रेच करने के बाद आप इसका 1/4 आपने स्ट्रेच किया, तो 1/4 ऑफ L कितना होगा? 1 यानी 25% ऑफ L, दैट वुड बी इक्वल टू 25/100 into L, दैट विल बी 1/4 ऑफ L. सो L में आप 1/4 ऑफ L और प्लस कर दीजिए, यू विल गेट हियर 1 into 4 into 4, तो यू विल गेट हियर 4L plus 1L upon 4, you will get
5L/4। तो हमारे पास जो न्यू लेंथ होगी, न्यू लेंथ विल बी 5L/4। अब आपको नई रेजिस्टेंस बतानी, तो रेजिस्टेंस पहले कितनी थी ओरिजिनल? पहले थी रो L/A। न्यू रेजिस्टेंस फॉर्मूला क्योंकि स्ट्रेच किया गया तो हम लोग को फॉर्मूला लिखना पड़ेगा रो L²/V, बिकॉज इट इज स्ट्रेच। स्ट्रेच के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं। अब कुछ नहीं करना, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बेटा? आर इज इक्वल टू रो L²। ओके, ध्यान से समझना, L²। तो अब आपको आर डैश को वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो अब की बार आप एल की जगह पर ये 5/4L का स्क्वायर कर दीजिए अपॉन वी को वी रहने दीजिए, वॉल्यूम जो है वो तो चेंज ही नहीं होगा। तो आर डैश इज इक्वल टू रो 25L²/16/V। Okay, now bring this 25/16, or you can write it like this way कि R dash is equals to 25/16 L square rho L² by V. You can consider it like this way, ये 16 नीचे ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये नई रेजिस्टेंस आपकी जो आई है, that is R dash is equals to 25/16 and this is the original R. This is the original R, so you can write here the original R. तो नई रेजिस्टेंस जो होगी वो आपकी 25/16 ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस होगी, लेकिन उससे पूछा इंक्रीज परसेंट, इंक्रीज परसेंट पूछा है। तो इंक्रीज परसेंट का लिए हम लोग क्या करेंगे, कितना अभी कितना है हमारे पास 25/16 R, पहले कितनी थी? R थी, तो इंक्रीज कितना आया हमारे पास? दैट वुड बी 16, एलसीएम ले लीजिए, 1 × 16 × 16, तो यू विल गेट हियर 25R minus 16R, तो you will get 9R/16. तो 9R/16 is the increase in resistance. 9/16 times increase कर जाएगी of the original resistance के। तो अभी आपको increase परसेंट निकालना है, तो increase परसेंट कैलकुलेट करना है तो बहुत ही सिंपल है। increase परसेंट को अगर आपको करना है तो increase कितना increase हुआ? that is 9R/16 increase हुआ है। पहले कितना था? पहले ओरिजिनल R था into 100, so ये R से R cancel out हो जाएगा, you will learn 9/16 into 100, so you cut it, you will get here 25 into 4, so 9, you will get here multiply करेंगे तो that will get 225/4%. increase in the R is this one. Okay, got it? आप फिर से समझा सकते हो? बिल्कुल समझा सकते हैं। देखिए अभी उसने पूछा है कि अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है, यहाँ पर क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में एन इलेक्ट्रिक वायर स्ट्रेच टू इंक्रीज इट्स 25%, यानी कि जितनी उसकी लेंथ थी उसमें 25% इंक्रीज हो गया है। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज? कितना परसेंट उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, एंड व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द इट्स रेजिस्टिविटी? उसकी इंक्रीज रेजिस्टिविटी में कितना इंक्रीज हुआ है? तो रेजिस्टिविटी तो मैंने बताया कि वो इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन कितना उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा उसको हम लोग को देखना होगा। क्योंकि यहाँ पर वर्ड स्ट्रेच यूज किया गया है, तो हम लोग को फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L/A नहीं लगाएंगे, बल्कि R इज इक्वल टू रो L²/V लगाएंगे। समझ आया? तो अभी अगर किसी वायर की लेंथ L है, इफ वी आर कंसिडरिंग दी लेंथ इज L, उसमें 25% इंक्रीज हो गया, तो 25% L का कितना होता है? दैट इज 25% ऑफ L इज 1/4L। तो ये इंक्रीज हुआ है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? टोटल लेंथ हो जाएगी हमारे पास 1/4L प्लस L, यानी कि 1/4L तो इंक्रीज हुई है प्लस L ओरिजिनल थी, तो यू विल गेट हियर 5/4L. When you multiply, you take the LCM, you will get 5/4L आपको मिल जाएगी रेजिस्टेंस। ओके, सो यहाँ पर आप 5/4L आपकी रेजिस्टेंस सॉरी लेंथ आ जाएगी। अब ये लेंथ है आपकी, तो आप रेजिस्टेंस में फॉर्मूला लिखिए R न्यू इज इक्वल टू रो। अब जो ओरिजिनल लेंथ है वो L थी, लेकिन अब कितनी हो गई है? 5/4L, और उसको इस ब्रैकेट में रख के स्क्वायर लगा दीजिए, यू विल गेट 25/16 L²। अब बाई V तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि स्ट्रेच किया गया है, तो स्ट्रेच में वॉल्यूम सेम रहता है। तो R इज इक्वल टू ये 25/16 है, तो इसको आप 25/16 को इधर ले लीजिए इस तरफ, और रो L²/V, V सेम ही रहेगा। तो ये हमारे पास रो
L square by V, this was the original resistance. ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस है. ये 60 नीचे चला जाएगा. आप चाहे तो इसको समझ भी सकते हैं कि इस इट इज बीइंग डिवाइडेड बाय V, V से डिवाइड करेंगे तो 1/V नीचे आ जाएगा, बात वही हो जाएगी. सो यहाँ पर हमारे पास ये ओरिजिनल R, यानी हमारे पास जो नई रेजिस्टेंस होगी वो 25/16 R होगी. ये अब नई रेजिस्टेंस है. ओरिजिनल रेजिस्टेंस से ये 25/16 टाइम्स हो गई है. तो अब इंक्रीज कितना हुआ? तो इंक्रीज करने के लिए आप क्या करेंगे? जो अब है वो और जो पहले थी उसमें से माइनस करेंगे. तो पहले R थी तो 16 हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इंटू 16 तो 25R माइनस 16/16 करेंगे तो यू विल गेट 9R/16. यहाँ पर आपको 16 मतलब एलसीएम लेने के बाद आप देखिए, मतलब 25/16 R में से आप R को सेपरेट करेंगे तो यू विल गेट 9R/16. ये आपका इंक्रीज है. तो इंक्रीज परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? इंक्रीज जितना भी इनको हुआ है रेजिस्टेंस में अपॉन ओरिजिनल इनटू 100. तो 9R/16 into 100. So R से R cancel out हो जाएगा. You will get 9/16 into 25. So when you cut it, you will get 25 you will get 225. 225/4. ये वैल्यू जो भी आएगी उसको आप डिवाइड कर दीजिए. You will get your answer. Okay. That is 60.